मित्रों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एक विशेष दिन 16 अगस्त। हम सभी जानते हैं कि सुपरिचित लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान जी का आज जन्मदिन है। उनकी स्मृति को नमन करते हैं और कल ही 15 अगस्त बीता है, हमारे देश की आजादी का पर्व। और जब जब हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं, जाने कब से मैं अपनी भी बात करूं तो अपनी बिल्कुल बाल्यावस्था की स्मृतियों से जब जब हम लोग 15 अगस्त पर पढ़ी जाने वाली किसी कविता को चुनते हैं तो उसमें सहज ही झांसी की रानी जैसी कविता होती है, जालियांवाला बाग में बसंत जैसी कविता होती है। सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी ऐसी कई कविताओं के लिए जानी जाती रही हैं। बच्चों को लेकर भी, बाल मनोभाव को लेकर भी जैसी जैसी कविताएं उन्होंने बिल्कुल सरल शब्दों में लिखी है, सहज भाव में दर्ज की है, वे भी अद्भुत हैं। उनकी कविताओं को लेकर बहुत बातें की जाती हैं। हम सभी जानते हैं भारत सरकार ने उन पर डाक टिकट भी जारी किया। उनके कविता संग्रह हैं मुकुल और त्रिधारा। मगर सुभद्रा कुमारी चौहान एक मंझी हुई कथाकार भी रही हैं। उनकी कहानियों की भी अपनी एक विशेष खुशबू है। और जब हम लोग उनके कथा संसार में प्रवेश करते हैं तब पाते हैं कि कई बार किसी विधा को लेकर जब कोई लेखक अतिरिक्त रूप से प्रसिद्ध हो जाता है तो उसकी दूसरी विधाएं कहीं ना कहीं उपेक्षित तो नहीं कहना चाहिए, मगर अल्प चर्चा का शिकार हो जाती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जितनी सशक्त कवित्री हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण, उतनी ही सजग एक कथाकार भी। उनके कवि पक्ष पर तमाम लेखकों ने अपनी बातें रखी हैं। महत्वपूर्ण कवि मुक्तिबोध ने भी उनकी कविताओं पर खास तौर से टिप्पणी की है, जो लेखनीय है, कई जगहों पर हम पढ़ते आए हैं। आज हम लोग उनकी कहानियों पर बात करेंगे। उनके कहानी संग्रह के अगर नाम लें तो बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे सादे चित्र कहानी संग्रह ध्यान में आते हैं। इन कहानियों पर हमने बात करने के लिए स्वयं एक लब्ध प्रतिष्ठित कथाकार नासरा शर्मा जी से अनुरोध किया। उनसे कहा कि वे इन कहानियों को किस तरह से देखती हैं, इस पर अपनी बात रखें। तो आइए मित्रों, चूंकि कुछ तकनीकी कारणों से समय अधिक लग गया, तो सीधे हम लोग नासरा शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। जी नासरा जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत। हाँ नमस्ते। और आपसे अनुरोध करता हूं कि बतौर एक कथाकार आप सुभद्रा कुमारी चौहान जी के इस कथाकार पक्ष को कैसे देखती हैं। मित्रों को यह बताता हुआ चलूं कि ये दोनों ही कथाकार सुभद्रा कुमारी चौहान और नासरा शर्मा जी इलाहाबाद जनपद से संबंध रखती हैं। शादी के बाद सुभद्रा कुमारी चौहान मध्य प्रदेश चली गईं, जबलपुर में और कुछ अन्य जगहों पर। नासरा शर्मा जी इलाहाबाद को पकड़े रही। कई ऐसी किताबें, कई ऐसे उपन्यास हैं नासरा जी के जो इलाहाबाद की पृष्ठभूमि में हैं। काफी समय से दिल्ली में है, मगर इलाहाबाद
भीतर जिस तरह से पहले धड़कता था, आज भी धड़कता है। ऐसी कई किताबें, उन मोहल्लों पर, उन सड़कों के नाम हैं जो हम सभी जानते हैं। आदरणीय नासरा शर्मा जी, स्वागत। जी, सुनने वालों को मेरा नमस्कार, आदर। और आज मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन इस सिलसिले से है कि सुमित्रा कुमारी चौहान, जिस तरह से उनका पूरा व्यक्तित्व रहा है, उनको बहुत ज़्यादा चर्चा में होना चाहिए था, लेकिन उतना उनको वो मिला नहीं। और जब सेमिनार हुआ था नैनीताल में, तो वहाँ मैंने एक पर्चा पढ़ा था और मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे जो आलोचक हैं और दूसरे लोग हैं, वो उनको उस जगह पे देखना नहीं चाहते हैं। मतलब उनके लिए थोड़ा-सा ये था कि कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन जो उनकी कविताएँ थीं, वो भी मैंने पढ़ीं और जो उनकी कहानियाँ थीं, वो पढ़ीं और ज़िंदगी तो उनकी लाजवाब थी ही। जिस तरह से उन्होंने अपने जिसे कहते हैं अपने टाइम फ्रेम के साथ अपने को ढाला, उसके लिए मैं बहुत ही फ़ख्र महसूस करती हूँ कि वो इलाहाबाद से बिलॉन्ग करती हैं। वही सिटी है जहाँ ढेरों राइटर्स थे। तो अब आपकी इजाज़त हो तो फिर मैं शुरू करूँ जी, वार्ता? जी, बिल्कुल। जी, स्वागत। अच्छा, मुझे जो टॉपिक दिया गया था उस सेमिनार के लिए, तो वो यही दिया गया था कि उनके गद्य में जो वैचारिक वो है, उसको मैं सामने लाऊँ। तो वही मैंने किया। ये यह जो चिंता परत गद्य। जी, यह जो जिस सेमिनार की बात कर रही हैं, देहरादून में संभवतः यह सेमिनार जी, हुआ था। तो यह किस वर्ष हुआ था, कुछ याद है? ये वर्ष तो याद आस नहीं है। आस-पास? जी। कोई ख़ास नहीं, मेरे ख़्याल से 90s होगा। जी, जी। जी, जी। ठीक है। 90s होगा और जी। एग्ज़ैक्ट नहीं मुझे पता है। लेकिन मैंने जब सुभद्रा कुमारी चौहान का चिंता परक गद्य, ये मेरा टॉपिक था। जी। तो जो आलोचकों ने हल्के से मज़ाक का कि वहाँ भी चिंता है, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ था कि ये किस तरह से इनको लिया जा रहा है। लेकिन बहरहाल वक़्त जो है, वो जिस तरह से समुंदर की लहरें जो हैं, वो ज्वार-भाटे में बदलती हैं, उसी तरह राइटर है, कभी आता है, कभी बहुत चर्चा होती है, फिर वो पीछे चला जाता है और फिर वो वापस आता है। तो आपकी इजाज़त हो तो मैं शुरू करूँ? जी, जी। जी, शुक्रिया। जी, स्वागत। जी। सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम आते ही झांसी की रानी, मेरा नया बचपन, विदा, बांसुरी वाला, पलंग जैसी कविताएं अपने आप ज़बान पर आ जाती हैं। मन उसकी लय और ताल में कहीं खो जाता है और महसूस होता है कि सुभद्रा जी एक भरपूर कवित्री थीं, मगर ये अर्ध सत्य है। उनका दूसरा पक्ष ऐसे गद्यकार का है जिसने ब्याह जैसी उत्कृष्ट कहानी दी है, जो वास्तव में उनके द्वारा लिखी 46 कहानियों का उद्गम स्रोत है, जिसको ईदगाह और बूढ़ी काकी जैसी कहानियों के समक्ष रखा जा सकता है, जो आपके अंदर हमेशा जीती है और अपने को बार बार दोहराती है। बिहाहा कहानी हर काल में उतनी ही सच्ची और ताज़ा रहेगी जितनी इंसान की तलाश की प्रवृत्ति। सुमित्रा कुमारी चौहान की कहानियां पारदर्शी हैं। उनसे गुजरते हुए उनके जीवन अनुभव की गहराई और विस्तार का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। मगर जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते होंगे या फिर जिन्होंने उनकी बेटी सुधा चौहान की पुस्तक तेज से मिला तेज पढ़ रखा होगा, वे बड़ी सहजता से ये स्वीकार करेंगे कि इन सारी कहानियों में सबसे बेहतर कहानी स्वयं सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन रहा है, जो एक उत्सवी पात्र को हमारे सामने ला खड़ा करता है, जो समय की मांग को पूरा करने के लिए हर वो कष्ट झेलने को तैयार था जिसका फल उसे स्वतंत्रता के रूप में चाहिए था।
इसमें कोई शक नहीं है कि सुभद्रा जी का काव्य उनके गत पर भारी था। कविता में जिस निष्ठा सहजता की जरूरत होती है वो उनके यहाँ मौजूद थी। आज भी उनकी सारी कविताएं पढ़कर मन बदल जाता है। उसी तरह जैसे एक बड़े उपवन में जाकर आप ताजा हवा के बीच रह मन मस्तिष्क का सारा ताप कुंठा झुंझलाहट भी धो डालते हैं, मगर उनकी कहानियां ये एहसास नहीं दे पाती हैं। उसका कारण गद्य और पद्य का बुनियादी फर्क है। गद्य अपने को तराशने की मांग ज्यादा करता है, वो कविता के नेचुरल फुटाव की तरह नहीं होता है बल्कि उस फुटाव को हमें तर्क और तथ्य से ठोकना पीटना होता है। तभी एक ना भूलने वाला किरदार अपना आकार ग्रहण करता है जो बरसों आपके साथ चलता है। दूसरा कारण जो मेरी समझ में आता है वो है कहानी का निष्कर्ष तक पहुंचने की जल्दबाजी। जिन कहानियों में एकाएक कहानी को कष्ट काट देने की शैली नहीं अपनाई गई है और पाठक को सोच पर नहीं छोड़ दिया गया है, वे कहानियां प्रभावित करती हैं। पाठक को जागरूक बना उसे सोचने पर मजबूर करती हैं कि फला किरदार के संग आगे क्या हुआ होगा। ये जिज्ञासा ही कहानी को जिंदा रखने में मददगार साबित होती है और सोच को गतिशील बनाती है। सुभद्रा जी की लगभग सभी कहानियां आकार में छोटी हैं। बहुत कम कहानियां ऐसी हैं जो लंबी हैं मगर बहुत लंबी नहीं है। इसी छोटी कहानियों में वो ऐसे अंगारे भरती हैं जो उन्हें जलाते रहते हैं। इसलिए ये कहानियां भाषा, शिल्प, शैली और कथा वस्तु में लंबी कहानियों से बेहतर है। लंबी कहानियां विस्तार की जल्दबाजी से बुझे कोयले का आभास देती हैं, जिसमें तपन की हरारत छुन मुन कर ठंडी पड़ जाती है। जैसे कान के बुंदे, जो भीष्म सहानी की साग गोश की याद दिला जाती है, जबकि दोनों कहानियों की तकनीक अलग है मगर मुद्दा वही है। इस तरह की समानता रखने वाली अनेक कहानियां हैं, जैसे पवित्र ईर्ष्या, दुनिया, भग्नावशेष, मछली रानी। ये ऐसे विषय हैं जिन पर कलम शायद तब तक उठते रहेंगे जब तक समाज इस तरह के जड़ अनुभवों को दोहराना बंद नहीं कर देता है। कुछ कहानियों का आरंभ बेहद तेवर वाला है मगर अचानक अंत कर दिया जाता है। सरलीकरण अखरता है, जैसे परिवर्तन कहानी का अंत है। ये सवाल मन में बार बार उठता है कि सुभद्रा जी के काव्य की तरह उनका कथा संसार मौलिक क्यों नहीं लगता है। आखिर गुजरी दहाई में हम वही सब तो लिखते रहे हैं। क्या हमसे पहले लिखने वालों ने समाज में कुछ नहीं बदला, जो वही सब दोहराया चला आ रहा है? फिर लगता है कि हम आगे जाकर पीछे मुड़कर देख रहे हैं, इसलिए अपना ही चला रास्ता नया नहीं लग रहा है। ऐसी स्थिति में हमें इन कहानियों को कुछ अलग नजरिए से देखना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि सुभद्रा जी की कहानियों में जिस जीवन का बयान है उसमें समय निरंतर धड़कता महसूस होता है। इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम समय की कसौटी पर रखकर इन कहानियों को आंकें कि ये जिस कालखंड की उपलब्धियां हैं उस समय धरती और आकाश का रंग कैसा था। सुभद्रा जी की चेतना प्रखर, मन इंसानी संवेदना से लबरेज, सोच सकारात्मक और इच्छा समाज को बदल कर रख देने की वाली थी, जो उनकी हर रचना में झलकती है। वो केवल भावुकता तक सीमित न होकर यथार्थ और व्यथा के मिश्रण से निकली सोच, विशेषकर पापी पेट, अमराई, हींग वाला, राही आदि में असामाजिक आलोचक वाला तेवर लिए हुए हैं। ये कहानी शिल्प, शैली, भाषा, कथा वस्तु के एतबार से महत्वपूर्ण कहानियां हैं, जिनमें समय, इतिहास, इंसानी कमजोरियां और समाज के ताने बाने में पड़ा झोल पाठक से स्वयं संवाद स्थापित करने की क्षमता रखता है कि अवसरवादिता, भ्रष्टाचार और पिछड़े जनजातियों को साधनहीन बनाए रखने की प्रक्रिया आखिर कब तक चलेगी।
इन्हीं कहानियों के कुछ उदाहरण देखें। एक तरफ राखी का चित्राकर्षक दृश्य था, दूसरी ओर छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां झूला झूल रही थी। बहादुरी के साथ देश हित के लिए फांसी पर लटक जाने में वे भी शायद गौरव समझते थे। पहले तो लड़कियां कजरी गा रही थीं। एकाएक छोटा बालक गा उठा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। फिर क्या था, सब बच्चे कजली बजली तो गए भूल और लगे चिल्लाने, झंडा ऊंचा रहेगा हमारा। इसकी खबर ठाकुर साहब तक पहुंची। अमराई उन्हीं की थी। अभी 3 ही महीने पहले वे राय साहब हुए थे। अंग्रेजी मजिस्ट्रेट थे ही और सरकार के वो बड़े भारी खैर ख्वाह। जब उन्हें पता चला कि अमराई असहयोगियों का अड्डा बन गई है तो वो घोड़ा कसवा कर अमराई पहुंचे। दरोगा नियामत अली ने अपने जवानों को लाठी चलाने का हुक्म दे दिया। देखते देखते अमराई में लाठियां बरसने लगीं। आज अमराई में ठाकुर साहब के घर की स्त्रियां और बच्चे भी थे और गांव में भी प्राय सभी घरों की औरतें, बच्चे और युवक त्योहार मनाने आए थे। उनकी थालियां राखी, नारियल, केशर, रोली, चंदन और फूल मालाओं से सजी रखी थी। परंतु कुछ देर बाद ये थालियां जिनमें रोली चंदन था खून से भर गई। दूसरे दिन से उस अमराई में रोज ही कुछ आदमी राष्ट्रीय गान गाते हुए गिरफ्तार होते और 60 साल के बूढ़े ठाकुर साहब को सरकार की इतने दिन से खैरख्वाही के फलस्वरूप 6 महीने की सख्त सजा और 500 रुपए का जुर्माना हुआ। जुर्माने में उनकी अमराई नीलाम कर ली गई। जहां हर साल बरसात में बच्चे झूला झूलते थे, वहीं पर पुलिस के जवानों के रहने के लिए पुलिस चौकी बनने लगी। वो टुकड़ा उनकी कहानी अमराई से लिया गया है। कहानी छोटी जरूर है मगर पूरा बिंब रचने में सफल है। किस तरह आम आदमी के सिर से छाया उसकी उन्मुक्ता छीन उस पर सत्ता अंकुश का पंजा कसती है। वो कहानी तराश में भाषा की सहजता एवं गहराई में तो बेजोड़ है, साथ ही सियासत और तिगड़मों और जंगल कानून को बेनकाब करने में भी प्रभावी है। बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती है। ये खेल हम पिछले 55 वर्षों से देखते आ रहे हैं। राही में भी दूसरी तरह से देखते हैं। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया गया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी कर कर उसे ए क्लास दिलवा दिया। वहीं उसे कैदिन राही मिलती है जो अपनी स्थिति इन शब्दों में बयान करती है। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं और भीख नहीं मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाना नहीं था, बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। बाजार से बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता ने ठंडी सांस ली, बोली तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे? संभव हो इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीबों की कौन सुनता है सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने कुछ नहीं सुना। अब तेरे बच्चे किसके पास हैं, उसका बाप कहाँ है? अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली उनका बाप मर गया सरकार, जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में वो मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। वो क्यों जेल आया था? उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ा लिया गया था, ताड़ी पीने गया था। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस से झगड़ा हुआ था, उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिलवा दी, वहीं वो मर गया। अनीता के मन में आज प्रश्न था कि देश की दरिद्रता और निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा के संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने पीने का तो समान अधिकार है ही।
फिर ये क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्य के लिए चोरी करते हैं। एक और ये कैदी है जो जेल आकर सचमुच कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर है हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। जेल आकर हम ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं, जेल जाने का ढिंढोरा पीटते हैं, और जेल के छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानिक संस्थाओं के मेंबर और जाने क्या क्या हो जाते हैं। इस कहानी में सियासत से उपजी अवसरवादी मनोवृत्ति के चलते पिछड़े लोगों की बदहाल आर्थिक स्थिति का केवल वर्णन भर नहीं है, बल्कि उसकी जिम्मेदार सरकार और व्यवस्था की खुलकर आलोचना करती हुई लिखती हैं कि सच्ची साधना का अर्थ है कि किसानों मजदूरों को भर पेट खाना और तन ढकने को कपड़ा मिलना ही चाहिए, वरना ये देशभक्ति बेकार है। आज ये प्रश्न कहानी के दायरे से निकल पहले से ज्यादा मुखर हो उठा है कि वास्तव में हमने आजादी के बाद पिछड़ी जनजातियां, मेहनत कश वर्ग के साथ क्या किया है। उनकी स्थिति पहले की तरह ही बदतर अभी तक क्यों बनी हुई है। इस तरह की रचनाओं में सुभद्रा जी ने अनेक प्रश्न उठाए हैं जो आज राष्ट्र एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस का मुद्दा बने हुए हैं। जहां शोषण का घेरा अब अमराई से गुजर सरहदों को तोड़कर छोटे राष्ट्रों पर अपना कब्जा स्थापित करने के व्यस्त हो चुका है। यही मुद्दे दरअसल सुभद्रा कुमारी चौहान के चिंतन के विषय है। इन्हीं सरकारों से टकराते उनके प्रश्न उनकी भाषा का निर्माण करते हैं। उन्हें पढ़ते हुए महसूस होता है कि उनकी ये रचनाएं अपने समय की क्रांतिकारी सोच का प्रतीक बनी होंगी। ये भी सच है। ये भी सच है कि जिस समय वो कहानियां अपना आकार ग्रहण कर रही होंगी, उस समय निर्माण की तीव्र इच्छा भारतीयों के मन में किसी ज्वालामुखी के उद्गार की तरह उबल रही होंगी, और इस तरह की सृजनात्मक कृतियां सकारात्मक सोच का स्वागत खुले मन से किया गया होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियां केवल सियासी चेतना और समाज को बदलने के संकल्प तक सीमित नहीं रह जाती हैं, बल्कि उनमें, यदि आज का मुहावरा उधार ले लूं तो कहूं कि स्त्री विमर्श भी अपने तीखे तेवर के साथ मौजूद है, जिसका बेहतरीन उदाहरण उनकी कहानी दृष्टिकोण है, जिसमें औरत जिसे अपना घर समझ सारा जीवन उसमें होम कर देती है, उसे परिवार के बीच उसे अपनी इच्छा अनुसार फैसला देने की अनुमति नहीं है। सो वो अपने को दास की श्रेणी में गिनती है, जिसका काम केवल सेवा करना है। ये एक ऐसा सच है जिसमें हर औरत को मुठभेड़ देर सवेर हो ही जाती है। उनकी दूसरी कहानियां होली, कदम के फूल, किस्मत आदि सुंदर कहानियां हैं और जिंदगी सच सच के बहुत करीब, मगर ये विषय जैसे पिछले और पहले भी इंगित हुआ है कि इन कहानियों में नयापन नहीं है। ये सारी कहानियां अपने समय की मौलिक कहानियां होकर भी हमें अधिक प्रभावित नहीं कर पाती और हम उन्हें सीधे साधे चित्र कह सकते हैं। जैसा कि हंस प्रकाशन इलाहाबाद ने यही शीर्षक उनके गद्य खंड को दिया है, सुभद्रा समग्र, सुभद्रा कुमारी चौहान की संपूर्ण रचनाएं। इसका प्रथम संस्करण सन 2000 का है। फ्लैप पर किसी तरह की जानकारी लेखक के बारे में नहीं दी गई है। पुस्तक को तकनीकी संरचना देखने की कहीं से नहीं लगता है कि वर्ष 2000 का नवीन प्रकाशन है। लापरवाही बेहद अखरती है। लौटती हूँ बिहार की ओर, जिसका जिक्र आरंभ में मैं कर चुकी हूँ। इस कहानी में न केवल मुझे गहरे छुआ, बल्कि राम प्यारी के किरदार के लिए मन में गहरी तपकन भी मैंने महसूस की। कहानी जहाँ खत्म होती है, दरअसल वहीं से असंख्य कहानियां अपने कल्ले फोड़ती है। यदि मैं कहूं कि संग्रह की बाकी सभी 45 कहानियां
वास्तव में राम प्यारी की ही कहानियां हैं तो गलत ना होगा। राम प्यारी दरअसल इंसानी जिंदगी में आने वाली दुर्घटनाओं, पेचीदगियों, आशा निराशा, सुख दुख, सपनों के बनने टूटने का रूपक है। राम प्यारी की तलाश दरअसल हम सब की तलाश है, कहना ना होगा। हारे हुए इंसान को इसके अंदर मौजूद जिजीविषा ही उकसाती है दो बार जीने के लिए। इस कहानी के कुछ अंश प्रस्तुत करती हूँ ताकि आपको तो भाषा का स्वाद भी मिले। जबलपुर से आजमगढ़, डेढ़े दर्जे का जनाना डब्बा और पूरे डिब्बा में अकेली मैं। साथ में ना तो कोई पुस्तक थी ना अखबार। बच्ची साथ होती तो डब्बे भर में दौड़ती, उसे संभालने में व्यस्त रहती कि न पुस्तक का अभाव खटकता और न किसी सहयात्री का। सपना आया, खिड़की पर के पास बैठ गई, तभी मैंने देखा एक कांस्टेबल और 2-3 स्टेशन के कर्मचारी आपस में बात कर रहे हैं। स्टेशन पर दौड़ने वाला केवल कमर पर चिथड़ा लपेटे लड़का या लड़की पास खड़ा है। उसके हाथ में पीतल की थाली जिसमें एक कटोरी और गिलास था। डिब्बे का दरवाजा खोल उस बच्चे को बिठाते हुए कांस्टेबल ने विनय भरे स्वर में बोला, बहन आप जरा इस लड़की को इलाहाबाद उतार देना। आज कई दिनों से ये हर गाड़ी पर दौड़ती है, कहती है मुझे इलाहाबाद जाना है। मैं कुछ और पूछूं कि सीटी हो गई, ट्रेन चल दी। मैंने सोचा कि ये इलाहाबाद पहुंचते पहुंचते सो गई तो क्या इसे कोई लेने आएगा? कोई ना आया तो मैं इसे किससे सौंपूंगी? अब मुड़कर मैंने इस बच्ची की तरफ देखा। वो बेंच पर न बैठकर नीचे एक कोने में सिमट कर बैठ गई थी। देखने में 5-6 साल से अधिक की नहीं जान पड़ती थी। चेहरे पर विषाद की गहरी छाप थी और आंखों में एक प्रकार की करुणा मिश्रित गंभीरता। मानो इस छोटी सी उम्र में ही उन आंखों ने इतना कुछ देख लिया है कि अब कुछ देखना बाकी नहीं है। इलाहाबाद में किसके पास जाओगी? मैंने पूछा। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखते हुए कहा, अपने बियाह के पास। जाइत लाग है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मरी गए, उत्तर मिला। अरे मरे कितने दिन हुए और तुम्हारा कोई नहीं है? ढेर दिन भा अस्पताल में, बीमार रहन और मरी गए। हमार बियाह इलाहाबाद में है। और ये छोटी कटोरी थाली कहाँ से लाई हो? अपने घर से लायन है। बियाह के जाई लाग हैं, उन्हीं के घर ले जावे। इलाहाबाद में तुम्हारा बियाह कहाँ रहता है? वहीं इलाहाबाद में रहा था। अब मैं और क्या पूछती उससे। मैंने सोचा बेचारी बच्ची जिसके माँ बाप के मरने पर बियाह ने एक बार खोज खबर न ली, उसी बियाह को स्वयं पैतृक संपत्ति लेकर खोजने निकली है। ये कहानी तो बड़ी मुख्तसर सी है, मगर आज मानव अधिकार की चेतना भरे समय में असंख्य प्रश्न खड़े करती है। पूरे सामाजिक ढांचे और उस जड़ विश्वास को बड़ी सहजता से हमारे सामने लाकर खड़ा करती है, जिसका टूटना एक विस्फोट के रूप में होगा, क्योंकि परंपराओं की नींव डालने वाला इंसान स्वयं मर्यादाओं चुनौतियों का कैदी बन चुका है। एक बच्ची जो अपना बचपन जी न पाई, वो एक औरत बन अपने अधिकार को पाने निकली है। कहानी का अंत इलाहाबाद स्टेशन पर बिना टिकट यात्रियों के पकड़े जाने के साथ होता है। टिकट जांचने वाली महिला ने पूछा, छोरी तू कहाँ जाएगी, कहाँ से आई है? और राम प्यारी का उत्तर था, घर से आई लाग है, अपने बियाह के घर जा। और वो आगे बढ़ गई। मैं सोच रही थी कि सांसारिक बंधनों से और अभी तो आजमगढ़ के गांव सम्मेलन से ना बंधी होती तो राम प्यारी के पीछे पीछे जाती, देखती कि वो अपने बियाह को कैसे खुशती है। विषय वस्तु के एतबार से इस कहानी को हम कल की कहानी कहकर खारिज नहीं कर सकते। कानून बना देने के बाद भी भारतीय समाज में रीति रिवाजों की जकड़न इतनी कड़ी है कि उसमें इंसान मुक्त नहीं हो पाता है। न बाल विवाह होने ही बंद हुए हैं, ना ही सती प्रथा खत्म हुई है। बड़े शहरों में रहते हुए हम बहुत से अभिशाप और लानत को
समाप्त समझ बैठते हैं। मगर वे जिंदा हैं इन इलाकों में जहां नया विश्वास अपना पैर नहीं जमा पाया है। इन्हीं कुरीतियों, जड़ मान्यताओं, पिछड़ी सोच और सड़ी गली मान्यताओं पर व्यंग करती सुभद्रा जी की बाकी कहानियां भी हैं। जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया नासरा जी आपके इस वक्तव्य के लिए। और मित्रों, एक कथाकार, एक सिद्धहस्त कथाकार किस तरह से एक दूसरे, एक पूर्ववर्ती कथाकार की कहानियों पर बात करता है, हमने सुना। और सिर्फ कहानियों की विशेषताओं को नहीं, उनकी सीमाओं की ओर भी रेखांकित करता है। आज जब हम देखते हैं कि आलोचना में खास तौर से एक बड़ा मुंहदेखी आलोचना हो गई है, तो कई बार वह उबकाऊ भी हो जाती है। नासरा जी को इसकी कोई जरूरत नहीं है और बड़े ही सहज भाव से उन्होंने इन कहानियों पर अपनी बात रखी। या जब भी इनसे बात होती है किसी भी विषय पर, तो हम पाते हैं कि वहां किस तरह से एक बड़ा बैलेंस्ड विचार किसी भी विषय को लेकर हमारे सामने आता है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी जिस काल में रह रही थी, उनके लेखक के ऊपर जिस तरह की चीजें हावी थी, क्योंकि वे स्वतंत्रता आंदोलन में और सत्याग्रह में, झंडा सत्याग्रह में किस तरह से सक्रिय थी, हम सभी जानते हैं। ऐसे में कई मनोभावों के बीच जब लेखक रच रहा होता है, तो उसका युग भी सामने आता है, उसका प्रभाव भी। अगर नासरा जी अनुमति दें तो मैं इस अवसर पर उनकी एक कहानी आहुति का पाठ करना चाहता हूं। इससे जरूर हम जरूर। जी, इससे हम कम से कम एक कहानी के माध्यम से हम उस कथाकार की दुनिया की ओर चल सकते हैं, उस कथाकार की कथा दुनिया की ओर चल सकते हैं। हमें झांकी मिलेगी एक साहित्यिक रुचि के साथ संपन्न, और उसमें कहीं ना कहीं अपनी एक दखल देने की कोशिश करती स्त्री का उस समय किस तरह उस पर उसका ये होता है, उसके साथ व्यवहार होता है और उसके लिखे हुए को जला दिया जाता है। बड़ी ही मार्मिक यह कहानी है आहुति। मैं पढ़ता हूं नासरा जी की अनुमति लेते हुए आहुति। जनाने अस्पताल के पर्दा वार्ड में दो स्त्रियों जनाने अस्पताल के पर्दा वार्ड में दो स्त्रियों को एक ही दिन बच्चे हुए। कमरा नंबर 5 में बाबू राधे श्याम जी की स्त्री मनोरमा को दूसरी बार पुत्र हुआ था। उन्हें प्रसूति ज्वर हो गया था। उनकी अवस्था चिंताजनक थी। वे मृत्यु की घड़ियां गिन रही थीं। कमरा नंबर 6 में कुंतला की मां के 7वीं बच्चा लड़की हुई थी। मां बेटी दोनों स्वस्थ और प्रसन्न थी। घर में कोई बड़ा आदमी न होने के कारण मां की देखभाल कुंतला ही करती थी। उसके पिता एक दफ्तर में नौकरी करते थे। उन्हें पत्नी की देखभाल करने की फुर्सत कहां थी। मुझे सिर्फ आधे मिनट का समय दें, तब तक नासरा जी कुछ और बात कहें। आधा मिनट सिर्फ लेता हूं, क्योंकि इस लैपटॉप को मैं थोड़ा चार्ज में लगा दूं। जी नासरा जी, एक आध बातें कुछ और कहें दर्शकों के लिए, फिर शुरू करें। हाँ, सिर्फ मैं ये कह सकती हूँ कि जितनी परेशानी हो रही है तकनीकी तौर से, लेकिन ये हम लोगों का डिवोशन है सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रति कि लगातार हम 2 घंटे से उससे जूझ रहे हैं। और सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ ये जो रिश्ता है, प्रेमचंद जी के बड़े बेटे, छोटे बेटे का, श्रीपत जी तो बड़े बेटे थे, और उनके जो छोटे बेटे थे अमृत राय जी, तो
उनसे इनकी बेटी की शादी हुई थी, उनसे भी इत्तेफाक से मिलने का मुझे मौका मिला इलाहाबाद में, और बहुत ही अच्छा वक़्त गुज़रा। तो जब इन कहानी से गुज़रो और ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जानो, तो फिर लगता है कि आप इतने लेट क्यों पैदा हुए हैं? आपको थोड़ा और पहले पैदा हो जाना चाहिए कि वो सारी चीज़ें और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, उनके साथ आप साँस लेते। तो ये सिलसिला रहा। और दूसरे श्रीपत जी जो थे वो एक्चुअली दोनों भाई एक ही घर के आसपास रहते थे, और फैमिली जो थी वो अ, काफ़ी क्लोज थी एक तरह से इलाहाबाद के सिलसिले से। और सुभद्रा कुमारी चौहान के यहाँ जो चीज़ें हैं, वो आपको जिसे कहते हैं जलियांवाला बाग को एक दूसरे अंदाज से दिखाती हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और मुझे लगता है नई जनरेशन को इनकी छोटी-छोटी कहानियाँ और कविताएँ, जिसमें बहुत भोलापन है और बच्चों के प्रति बहुत प्यार है, उनको लगेगा तो अजीब भावुकता, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ी हकीकत है, जो हमारी ज़िंदगी से चुक रही है। जी, जी, शुक्रिया नाज़िरा जी। इस जी। कहानी को आगे बढ़ाता हूँ, आहुति। पंडित राधेश्याम जी एडवोकेट अपनी माँ और कई नौकरों के रहते हुए भी पत्नी को छोड़कर कहीं न जाते थे। 10 दिन के बाद कुंतला की माँ पूर्ण स्वस्थ होकर बच्ची समेत अपने घर चली गईं और उसी दिन राधेश्याम जी की स्त्री का देहांत हो गया। अपने नवजात शिशु को लेकर वे भी घर आए, किंतु पत्नी विहीन घर उन्हें जंगल से भी अधिक सूना मालूम हो रहा था। पत्नी के देहांत के बाद राधेश्याम जी ने पत्नी के देहांत के बाद राधेश्याम जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे दूसरा विवाह नहीं करेंगे। मनोरमा पर उनका अत्यंत प्रेम था। वे अपने चिन्ह स्वरूप जो एक छोटा सा बच्चा छोड़ गई थी, वही राधेश्याम जी का जीवनाधार था। वे कहते थे कि इसी को देखकर और मनोरमा की मूर्ति की पूजा करते हुए अपने जीवन के शेष दिन बिता देंगे। जिस हृदय मंदिर में जिस हृदय मंदिर में वे एक बार मनोरमा की पवित्र मूर्ति की स्थापना कर चुके थे, वहां पर किसी दूसरी प्रतिमा को स्थापित नहीं कर सकते थे। घर से उन्हें विरक्ति सी हो गई थी। भीतर वे बहुत कम आते, अधिकतर बाहर बैठक में ही रहा करते। घर में आते ही वहां की एक एक वस्तु उन्हें मनोरमा की स्मृति दिलाती। उनका हृदय विचलित हो जाता। जिस कमरे में मनोरमा रहा करती थी, उसमें सदा ताला पड़ा रहता। उस कमरे में वे उस दिन से कभी न गए थे जिस दिन से मनोरमा वहां से निकली थी। जीवन से उन्हें वैराग्य सा हो गया था। आने जाने वालों को वे संसार की असारता और शरीर की नश्वरता पर लेक्चर दिया करते। कचहरी जाते, वहां भी जी न लगता। जिन लोगों से 50 रुपया फीस लेनी होती, उनका काम 25 में ही कर देते। गरीबों के मुकदमे में बिना गरीबों के मुकदमे में बिना फीस के ही खड़े हो जाते। सोचते, रुपए के पीछे हाय हाय करके करना ही क्या है, किसी तरह जीवन को ढकेल ले जाना है। तात्पर्य यह कि जीवन में उन्हें कोई रुचि न रह गई थी। दूसरे दूसरे विवाह की बात आते ही उनकी गंभीर मुद्रा को देखकर किसी को अधिक कहने सुनने का साहस न होता। अतएव सभी यह समझ चुके थे कि राधेश्याम जी अब दूसरा विवाह नहीं करेंगे। उनकी माता ने भी अनेक बार दूसरे विवाह के लिए कहा, किंतु वे टस से मस न हुए। अंत में वे अपनी इस इच्छा को साथ लिए ही इस लोक से विदा हो गई। राधेश्याम जी की मां। इसके कुछ ही दिन बाद जब राधेश्याम जब एक दिन अपनी बैठक में कुछ मित्रों के साथ बैठे थे और बाहर उनका लड़का हरिहर नौकर के साथ खेल रहा था, सामने से तांगा निकला। न जाने कैसे तांगे का एक पहिया निकल गया और तांगा कुछ दूर घिसटता हुआ चला गया। एक 7-8 साल का बालक तांगे पर से गिर पड़ा और एक बालिका जो कदाचित उनकी बड़ी बहन थी,
गिरते गिरते बचकर दूसरी तरफ खड़ी हो गई। बालक को अधिक चोट आई थी। बालिका ने मृग शावक की तरह घबराते हुए अपने दो सुंदर नेत्र चंचल गति से सहायता के लिए चारों ओर फेरे। बालिका ने मृग शावक की तरह घबराते हुए अपने दो सुंदर नेत्र चंचल गति से सहायता के लिए चारों ओर फेरे, फिर अपने भाई को उठाने लगी। राधे श्याम जी ने देखा और दौड़ पड़े। बालक को उठाकर झाड़ने पोंछने लगे। राधे श्याम जी ने एक मित्र जगमोहन, जो राधे श्याम के साथ ही दौड़कर बाहर आए थे, बालिका को संबोधन कर बोले, कहां जा रही थी कुंतला? मौसी के घर जनेऊ है, वहीं अम्मा के पास जा रही थी, कुंतला ने शर्माते हुए कहा। कुंतला को देखते ही राधे श्याम की सोई हुई स्मृति जाग उठी। दूसरा तांगा बुलवाकर कुंतला को उसमें बैठाकर उसे रवाना करके राधे श्याम जगमोहन के साथ अपनी बैठक में आ गए। एक दिन बात बात में राधे श्याम ने जगमोहन से पूछा, भाई यह किसकी लड़की थी जो उस दिन तांगे से गिर पड़ी थी? जगमोहन ने बतलाया, वह पंडित नंद किशोर तिवारी की कन्या है, पढ़ी लिखी, गृह कार्य कुशल और सुंदर होने पर भी धनाभाव के कारण अभी तक कुमारी है। बेचारे तिवारी जी 50 रुपए माहवार पर एक ऑफिस में नौकर हैं। बड़ा परिवार है। 50 रुपए में तो खाने पहनने को भी मुश्किल से पूरा पड़ता होगा। फिर लड़की के विवाह के लिए 2-3 हजार रुपए कहां से लाएं? कान्य कुब्जों में तो बिना हैरानी के कोई बात ही नहीं करता। कष्ट में है बेचारे। लड़की सयानी है, पढ़ा लिखा कर किसी मूर्ख के गले भी तो बांधते नहीं बनता। एक बार तिवारी जी पर उपकार करने की सद्भावना से राधे श्याम जी का हृदय आतुर हो उठा, किंतु तुरंत ही मनोरमा की मूर्ति ने उन्हें सचेत कर दिया। तिवारी जी पर उपकार करना मनोरमा को हृदय से भुला देना था। राधे श्याम को जैसे कोई भूली बात याद आ गई हो। वे अपने आप ही सिर हिलाते हुए बोल उठे, नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। राधे श्याम के हृदय की हलचल को जगमोहन ने ताड़ लिया। वार करने का उन्होंने यही उपयुक्त अवसर समझा। संभव है निशाना ठीक पड़े। तुम क्या कहते हो राधे श्याम? है ना लड़की बड़ी सुंदर, पर बेचारी को कोई योग्य वर नहीं मिलता। अगर तुम इससे विवाह कर लो तो कैसा रहे? राधे श्याम उदासीनता से बोले, भाई लड़की सुंदर तो जरूर है, पर मैंने तो विवाह न करने की प्रतिज्ञा कर ली है। जगमोहन उत्साह भरे शब्दों में बोले, अरे छोड़ो भी, ऐसी प्रतिज्ञा तो पत्नी के देहांत के बाद सभी कर लेते हैं। उसका मतलब यह थोड़े ही है कि फिर कोई विवाह करता ही नहीं। अरे भाई, जन्म और मृत्यु जीवन में लगा ही रहता है। संसार में जो पैदा हुआ है वह मरेगा, जो मरा है फिर आएगा। रंज किसे नहीं होता, किंतु उस रंज के पीछे बैरागी थोड़े बना जाता है। और फिर अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? अभी ना 35, यही ना 35-36 साल की बस। जीवन भर तपस्या करने की बात है। बिना स्त्री के घर जंगल से भी बुरा हो जाता है। ब्रजेश की मां 4-6 दिनों के लिए मायके चली जाती है तो घर जैसे काट खाने दौड़ता है। राधे श्याम बोले, यह कोई बात नहीं जगमोहन, घर से तो मुझे कुछ मतलब नहीं है। जिस दिन मनोरमा का देहांत हुआ, मेरे लिए घर घर ही नहीं रह गया। बात इतनी है कि बच्चे की देखभाल करने वाला अब कोई नहीं है। अम्मा थी तब तक तो कोई बात ना थी, पर अब बच्चे की कुछ भी देखभाल नहीं होती। नौकरों पर बच्चे को छोड़ देना उचित नहीं, और मैं कितनी देखभाल कर सकता हूं, तुम ही सोचो। परिणाम यह हुआ कि बच्चा दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है। राधे श्याम का विवाह कुंतला के साथ हो गया। अचानक से सुभद्रा कुमारी चौहान एक छलांग लेती हैं और बीच की कथा सीधे आगे बढ़ जाती है। और बात आगे बढ़ती है, कहानी में पढ़ता हूं। राधे श्याम का विवाह कुंतला के साथ हो गया। उनकी उजड़ी हुई गृहस्थी में बहार आ गई। मनोरमा के बंद कमरे का ताला खोलकर उनके चित्रों पर हल्की रंगीन जाजिम का पर्दा डाल दिया गया। उस घर में फिर से नुपुर की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। चतुर गृहिणी का हाथ लगते ही घर फिर से स्वर्ग हो गया। कुंतला की कार्यकुशलता और बुद्धि की कुशाग्रता पर राधे श्याम मुग्ध थे।
कुंतला के प्रेम के प्रकाश से उनका हृदय आलोकित हो उठा। अब वहां पर मनोरमा की धुंधली स्मृति के लिए भी स्थान न था। वे पूर्ण सुखी थे। राधे श्याम जी ने दूसरा विवाह किया था, संभवतः हरिहर की देखभाल के लिए, किंतु इस समय कुंतला को हरिहर से अधिक राधे श्याम की देखभाल करनी पड़ती। उनकी देखभाल से ही वे परेशान हो जाती, इतनी थक जाती कि उसे हरिहर की तरफ आंख उठाकर देखने का भी अवसर न मिलता। कुंतला के असाधारण रूप और यौवन ने तथा राधे श्याम जी की ढलती अवस्था ने उन्हें आवश्यकता से अधिक असावधान बना दिया था। अब कितनी बारीकी से और कितने मतलब कितने सरल ढंग से सुभद्रा कुमारी चौहान बात रख रही हैं। पुरुषों की वह जो दृष्टि है, शक भरी दृष्टि स्त्री को लेकर, खास तौर से जब उम्र का अंतर हो, तो ऐसे में सरल ढंग से बहुत ही सूक्ष्म तरीके से बात रख जाती हैं। और यह जो पूरा जो विवरण आया है मित्रों राधे श्याम जी का, और जो शुरू में जिस तरह से चित्रण था, हमें लग रहा था कि वे बड़े आदर्श परक हैं, दरअसल उसमें किस तरह का व्यंग छुपा हुआ है, हम इसे भी आगे देखेंगे। पढ़ता हूं। लिखती हैं सुभद्रा जी, आगे कहानी बढ़ाती हैं। बुरा भला कैसा भी काम हो, सबकी एक सीमा होती है। राधे श्याम के इस अनाचार से कुंतला को जो मानसिक वेदना होती वो तो थी ही, इसका प्रभाव अपने स्वास्थ्य उसके स्वास्थ्य पर भी पड़े बिना न रहा। कुंदन की तरह उसका चमकता हुआ रंग पीला पड़ गया, आंखें निस्तेज हो गईं। 6 महीने की बीमार मालूम होती। वैसे ही वह स्वभाव से सुकुमार थी, अब चलने में उसके पैर कांपते, सदा हाथ पैर में दर्द बना रहता, जो सदा ही अलसाया रहता। खाट पर लेट जाती तो उठने की हिम्मत न पड़ती। कुंतला की इस अवस्था से राधे श्याम अनभिज्ञ हो वो बात न थी, उन्हें सब मालूम था। कभी कभी ग्लानि और पश्चाताप उन्हें भले ही होता, किंतु लाचार थे। ये व्यंग की भाषा देखिए, ये व्यंग है और कुछ नहीं है। ये सीधी सादी भाषा में सीधा व्यंग है, साफ दिख रहा है। कहानी आगे बढ़ती है। कहते हैं ढलती उम्र का विवाह और दूसरे विवाह की ढलती उम्र का विवाह और दूसरे विवाह की सुंदर स्त्री मनुष्य को पागल बना देती है। था भी कुछ ऐसा ही। कुंतला अपने जीवन से कुछ बेजार सी हो रही थी। वह राधे श्याम को किस प्रकार रोक सकती थी? वह तो उनकी विवाहिता ठहरी। 7 भामरे फिर लेने के बाद घनश्याम को उसके शरीर पर पूरी मोनोपोली सी मिल चुकी थी ना। उस समय भी देखिए मित्रों, सुभद्रा कुमारी चौहान मोनोपोली का इस्तेमाल कर रही हैं। मोनोपोली शब्द जो एकाधिकार का शब्द है, जो मुख्यतः अर्थशास्त्र का शब्द है, कैसे स्त्री पुरुष संबंधों में उसको वे ला रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, हमें यह भी ध्यान देने की जरूरत है। इधर कुछ दिनों से शहर में एक स्त्री समाज की स्थापना हुई थी। एक दिन उसकी कार्यकारिणी की कुछ महिलाएं आकर कुंतला को निमंत्रण दे गईं। कुंतला ने सोचा अच्छा ही है, घंटे 2 घंटे घर से बाहर रहकर अपने इस जीवन के अतिरिक्त भी देखने और सोचने समझने का अवसर मिलेगा। उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, वहां गई भी। वहां जितनी स्त्रियों ने भाषण पढ़े या दिए कुंतला ने सुने। उसने सोचा वह इन सबसे अच्छा लिख सकती है और बोल सकती है। घर आकर उसने भी एक लेख लिखा। विषय था भारत की वर्तमान सामाजिक अवस्था में स्त्रियों का स्थान। राधे श्याम ने भी लेख देखा, बहुत प्रसन्न हुए। लेख लिए हुए वे बाहर गए। बैठक में कई मित्र थे, उन्हें दिखलाया। सभी ने लेखिका की शैली एवं सामयिक ज्ञान की प्रशंसा की। अपने एक साहित्य सेवी मित्र अखिलेश्वर को लेकर राधे श्याम भीतर आए। कुंतला को बुलाकर बोले, कुंतला तुम्हारा लेख बहुत ही अच्छा है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना अच्छा लिख सकती हो, नहीं तो तुमसे सदा लिखते रहने का आग्रह करता। तुम्हारे इस लेख में कहीं कहीं भाषा की त्रुटियां हैं जरूर, पर ये मित्र अखिलेश्वर ठीक कर देंगे। अब तुम रोज कुछ लिखा करो, ये ठीक कर दिया करेंगे। मुझे तो भाषा का ज्ञान नहीं, अन्यथा मैं ही देख लिया करता। खैर कोई बात नहीं, यह भी घर के ही से आदमी है। कुंतला के लेखों का भार अखिलेश्वर को सौंपकर राधे श्याम को बहुत संतोष हुआ। कुंतला को अब एक ऐसा साथी मिला था जिसकी आवश्यकता वह बहुत दिनों से कर रही थी, जो उसे घरेलू जीवन के अतिरिक्त और भी बहुत सी उपयोगी बातें बता सकता था, जो उसे अच्छे से अच्छे लेखकों और कवियों की कृतियों का रसास्वादन कराकर साहित्यिक जगत की सैर करा सकता था। कुंतला अखिलेश्वर का साथ पाकर बहुत संतुष्ट थी। अब उसे अपना जीवन उतना कष्टमय और नीरस न मालूम होता।
कुंतला और अखिलेश्वर प्रतिदिन एक बार अवश्य मिला करते। कुंतला की अभिरुचि साहित्य की ओर देखकर उसकी विलक्षण कुशाग्र बुद्धि एवं लेखन शैली की असाधारण प्रतिभा पर अखिलेश्वर मुग्ध थे। वे उसे एक सुयोग्य रमणी बनाने में तथा उसकी प्रतिभा को पूर्ण रूप से विकसित करने में सदा प्रयत्नशील रहते थे। पुस्तकालय में जाते, अच्छी से अच्छी पुस्तकें लाते और उसे घंटों पढ़कर सुनाया करते। कविवर शेली, टेनिसन और कीट्स, महाकवि शेक्सपियर इत्यादि के ऊंचे दर्जे की कविताएं पढ़कर उसे समझाते, उसके सामने व्याख्या, आलोचना करते और उससे करवाते। हिंदी के धुरंधर कवियों की रचनाएं सुनकर वे कुंतला की प्रवृत्ति कविता की ओर फेरना चाहते थे। उनका विश्वास था कि कुंतला लेखों से कहीं अच्छी कविताएं लिख सकेगी। किंतु अब राधे श्याम को कुंतला के पास, अब देखिए कहानी में टर्न, किंतु अब राधे श्याम को कुंतला के पास अखिलेश्वर का बैठना अखरने लगा था। कभी कभी सोचते शायद कुंतला के सुंदर रूप पर ही रीझ कर अखिलेश्वर उसके साथ इतना समय व्यतीत करते हैं, किंतु वे प्रकट में कुछ कह ना सकते थे क्योंकि उन्होंने स्वयं ही उनका आपस में परिचय करवाया था। कुंतला राधे श्याम के मन की बात समझती थी, इसलिए वह बहुत सतर्क रहती थी। किंतु फिर भी यदि कभी भूल से उसके मुंह से अखिलेश्वर का नाम निकल जाता तो राधे श्याम के हृदय में ईर्ष्या की अग्नि भभक उठती। अब अखिलेश्वर के लिए राधे श्याम के हृदय में मित्र भाव की अपेक्षा ईर्ष्या का भाव ही अधिक था। इन्हीं दिनों कुंतला ने दो चार तुकबंदियां भी की, जिनमें कल्पना की बहुत ऊंची उड़ान और भावों का बहुत सुंदर समावेश था, किंतु शब्दों का संगठन उतना अच्छा नहीं था। अपने हाथ के लगाए हुए पौधों में फूल आते देखकर जिस प्रकार किसी चतुर माली को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार कुंतला की कविताएं देखकर अखिलेश्वर खुश हुए। उन्होंने कविताएं कई बार पढ़ी और राधे श्याम को भी पढ़कर सुनाई। कुंतला की बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की, किंतु राधे श्याम वे खुश न हुए। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कुंतला ने अखिलेश्वर के विरह में ही विकल होकर ये कविताएं लिखी। अखिलेश्वर निष्कपट और निस्वार्थ भाव से कुंतला का शिक्षण कर रहे थे। उन्हें कुंतला से कोई विशेष प्रयोजन न था। कुंतला के इस शिक्षण से उन्हें इतना ही आत्मसंतोष था कि वे साहित्य की सेविका तैयार कर रहे हैं, जिसके द्वारा कभी न कभी साहित्य की कुछ सेवा अवश्य होगी। राधे श्याम के हृदय में इस प्रकार उनके प्रति ईर्ष्या के भाव प्रज्वलित हो चुके हैं, इसका उन्हें ध्यान भी न था। अखिलेश्वर कई दिनों तक लगातार बीमार रहने के कारण घर के बाहर न निकल सके। खाट पर अकेले पड़े पड़े धनिया गिनते हुए अनेक बार कुंतला की याद आई। कई बार उन्होंने सोचा कि उसे बुलावा भेजें, फिर जाने क्या आगे पीछे सोचकर वे कुंतला को न बुला सके। इधर कई दिनों से अखिलेश्वर का कुछ भी समाचार न पाकर कुंतला भी उनके लिए उत्सुक थी। वह बार बार सोचती, एकाएक इस प्रकार आना क्यों बंद कर दिया, क्या बात हो गई। किंतु वह अखिलेश्वर के विषय में राधे श्याम से कुछ पूछते हुए डरती थी। इसी बीच एक दिन कुंतला की मां ने कुंतला को बुलवा भेजा। राधे श्याम कुंतला से यह कहकर कि जब तांगा आए तुम चली जाना, कचहरी चले गए। कुंतला मां के घर जाकर जब वहां से 3 बजे लौट रही थी तो रास्ते में हाथ में दवा की शीशी लिए हुए अखिलेश्वर का नौकर मिला। नौकर से मालूम करके कि अखिलेश्वर बीमार हैं, कई दिनों तक तेज बुखार रहा है, अब भी कई दिन से घर से बाहर न निकल सकेंगे, कुंतला अपने को रोक न सकी। क्षण भर के लिए अखिलेश्वर से मिलने के लिए उसका हृदय व्याकुल हो उठा। अखिलेश्वर के मकान के सामने पहुंचते ही तांगा रुकवाकर वह अंदर चली गई। साथ में उसकी छोटी बहन भी थी। अचानक कुंतला को अपने कमरे में देखकर अखिलेश्वर को विस्मय और आनंद दोनों ही हुए। अपनी खाट के पास ही कुंतला के बैठने के लिए कुर्सी देकर वे स्वयं उठकर खाट पर बैठ गए। बोले, कुंतला तुम कैसे आ गई? इस बीमारी में तो मैंने तुम्हारी बहुत याद की। इसी समय राधे श्याम जी ने कमरे में प्रवेश किया। कुंतला कुछ भी न बोल पाई। राधे श्याम को देखते ही अखिलेश्वर ने कहा, आओ भाई राधे श्याम, आज कुंतला आई तो तुम भी आए, वरना आज 8 दिन से बीमार पड़ा हूं, रोज ही तुम्हारी याद करता था।
पर तुम लोग कभी ना आए। फिर घड़ी की ओर देखकर बोले, आज 3 बजे ही कचहरी से कैसे लौट आए? राधे श्याम ने रुखाई से उत्तर दिया, कोई काम नहीं था, इसीलिए चला आया। फिर पत्नी की ओर मुड़कर बोले, चलो चलते हैं, मैं तो जाता हूं। अखिलेश्वर ने बहुत रोकना चाहा, पर वे न रुके, चले ही गए। उनके पीछे पीछे कुंतला भी चली। जाते जाते अखिलेश्वर पर एक ऐसी मार्मिक दृष्टि डाल गई जिसमें न जाने कितनी करुणा, कितनी विवशता, कितनी कातरता और कितनी दीनता थी। कुंतला चली गई, किंतु उसकी इस करुण दृष्टि से अखिलेश्वर की आंखें खुल गई। राधे श्याम के आंतरिक भावों को अब वे समझ चुके थे। घर पहुंचकर कुंतला कुछ न बोली, वह चौके में चली गई। कुछ ही क्षण बाद उसने लौटकर देखा कि उसके लेख, कविताएं, कॉपियां, पेंसिलें और अखिलेश्वर द्वारा उपहार में दी हुई फाउंटेन पेन सब समेटकर किसी ने आग लगा दी है। उसी अग्नि में अखिलेश्वर का वह प्यारा चित्र, जो कुछ ही क्षण पहले ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रहा था, धू धू करके जल रहा है। और ऊपर उठती हुई लपटें मानो यह कह रही है, कुंतला, यह तुम्हारे साहित्यिक जीवन की चिता है। और ऊपर उठती हुई लपटें मानो यह कह रही हैं, कुंतला, यह तुम्हारे साहित्यिक जीवन की चिता है। तो कैसी मार्मिक कहानी है। और आज भी राधे श्याम जैसे पुरुष, ऐसे पति हमारे बीच हैं, और अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग समय में किस तरह से ये घटनाएं घटती हैं हम जानते हैं। तो यह आहुति कहानी ऐसी ही एक कहानी है। सिद्धस्थ कथाकार नासरा शर्मा जी हमारे बीच हैं। पूरी कहानी को उन्होंने सुना, पूर्व में भी वे कई कहानियों को पढ़ चुकी हैं। इस पर कुछ कहेंगी नासरा जी, इस कहानी को मैं लेकर? कहानी बहुत गौर से सुन रही थी और मुझे लग रहा था कि सुभद्रा जी ने इसको हस्बैंड वाइफ और उम्र का फर्क, वो सारी जो चीजें हैं उसके साथ, लेकिन आज के दौर में भी मैं देखती हूँ कि ये रोल सिर्फ शौहर अदा नहीं करता है, भाई भी करता है, बाप भी करता है। वो सारे मर्द कर रहे हैं जिनको नहीं करना चाहिए था। ज़्यादा वो जागरूक हो चुके हैं एजुकेशन से, सारी चीज़ों से, लेकिन वो औरतों को देखने का जो अंदाज है उनका, और ये मैन वुमन रिलेशनशिप को इंसानियत के लेवल पे कोई देखता नहीं। मेरे ख्याल से 95% लोग उसको एक प्रेम की ही शक्ल दे देते हैं, जिसका मुझे बहुत रंज पहुंचता है। एक बहुत ही इंसानी रिश्ते होते हैं जो दो लोगों में पनपते हैं, जिसमें दुख होता है उसका साझा होता है, और कला का साझा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि एक दौर ऐसा आएगा जब ये रिश्ते जो मैन वुमेन रिलेशन का प्रेम तक का ना होके एक समझदारी का, दो इंसानों का आपस में एक दूसरे को देखने, समझने और एंजॉय करने का होगा। क्योंकि आपके दोनों के पास जो है वो सौंदर्य बोध है। अगर मौसम अच्छा है तो आप दोनों एंजॉय कर सकते हैं, कविता अच्छी है तो आप एक तरह से दोनों एंजॉय कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। उसमें ये शक करना मुझे हमेशा बहुत अपमानजनक सा लगता है। और आहुति में ये उभर के आया इंसानी कमजोरी है, और न मर्द इसको ठीक कर पा रहे हैं और न औरत समझा पा रही है कि ऐसा हमेशा नहीं होता है। और खासकर आज के दौर में जबकि इतनी ज़्यादा सब कुछ एडवांस हो गया है और औरत भी अपनी पसंद का ख्याल रखने लगी है, ये सब चीज़ें कतई मायने नहीं रखती हैं। जी शुक्रिया नासरा जी इस टिप्पणी के लिए। और मित्रों, इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी जानते हैं कि जनसुलभ पुस्तकालय को हैक कर लिया गया है। ऐसे में हम लोग रविवारता के पेज से और जनसुलभ पुस्तकालय कहन कोश के पेज से कार्यक्रम कर रहे हैं। तमाम लेखकों की प्रतिक्रियाएं आई, उनकी चिंताएं आई।
स्वयं नासरा जी की, नरेश सक्सेना जी की, शंपा जी की, बहुत सारे लेखकों की, विनोद भारद्वाज जी की, कई लोगों की, प्रयाग शुक्ल जी की और भी तमाम लोगों की, कई ऐसे पाठकों और दर्शकों की भी प्रतिक्रियाएं आई जो इनको देख रहे थे, जिनके मेरे पास नंबर भी सेव नहीं थे, महाराष्ट्र से और दूसरे पंजाब से कुछ ऐसे लोगों के, बाहर से भी, अमेरिका आदि से भी लोगों की प्रतिक्रियाएं आई। फिलहाल हम उस पर काम कर रहे हैं, मगर मुश्किल है। हैकर अपना काम करता रहेगा, हम अपना काम करते रहेंगे, यही मैंने आज लिखा भी है। तो आगे भी यह कार्यक्रम और इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। आप सभी लोग जुड़ें। जनसुलभ पुस्तकालय कहान कोश आप ही का पेज है और इस नाम से चैनल भी है। पूर्व में भी हमने कुछ एक कार्यक्रम किए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर पर भी हमने इसमें एक कड़ी इसी पेज से की थी, वह सब आप सुन सकते हैं। और इस नाम से यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी आप लाइक करें और इस पेज को भी लाइक और फॉलो करें। हम और भी प्रोग्राम करेंगे। आज सुभद्रा कुमारी चौहान जी पर केंद्रित यह कड़ी हो सकी, इसके लिए नासर शर्मा जी का हृदय से आभार, और आप मित्रों का जो इस कार्यक्रम के को सुनते रहे, इसके साथ बने रहे। नासरा जी ने मित्रों उनकी पुत्री सुधा चौहान की बात की, जिनका विवाह प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय से होती है। सुधा चौहान की वह पुस्तक भी काफी प्रसिद्ध हुई, मिला तेज से तेज, मिला तेज से तेज, जिसमें वे जीवनी लिखती हैं अपनी माँ और पिता की। और यह भी एक संयोग देखिए कि 31 जुलाई प्रेमचंद की जयंती है और आज 16 अगस्त सुभद्रा कुमारी चौहान की, ये दोनों समधी और समधन भी रहे और दोनों ही अपेक्षाकृत कम उम्र पाए। सुभद्रा कुमारी चौहान तो प्रेमचंद से भी कम उम्र पाती हैं, मात्र 44 वर्ष में एक दुर्घटना में, एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। प्रेमचंद बीमारी के तहत 56 वर्ष की आयु में साथ छोड़ जाते हैं। मगर एक लेखक, इस तरह के युगांतरकारी लेखक कम उम्र में भी कितना कुछ लिख जाते हैं और हमारे लिए आजीवन, हमेशा बाद में भी अरसे तक, सदियों तक प्रासंगिक बने रहते हैं। हम इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः नासर शर्मा जी का अभिनंदन, शुक्रिया। और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ अर्पण, कि जी सुभद्रा कुमारी जी पे आज मैं बोलना ही चाहती थी। वैसे मेरी बेटी की सालगिरह है आज, अरे हम वाह लोग उनको वाह मनाने कहीं नहीं गए। हम लोगों का इसको वाह कल शिफ्ट कर देते। आज हम वाह। इस कहानी को जी पढ़ते जी हैं और उन्हें याद करते हैं। जी जी, उन्हें भी हमारी ओर से बहुत बहुत जी जी शुभकामनाएं दीजिएगा। अच्छा जी लगा। जी। नमस्कार। अच्छा, नमस्कार। जी, शुक्रिया।